Hello students, I welcome you all to this beloved channel Beloved Academy। आज आपके 11th साइकोलॉजी का चौथा क्लास है। इसके पहले हमने देखा था व्हाट इज साइकोलॉजी, फिर साइकोलॉजी के जो मेन कंपोनेंट्स है माइंड, बिहेवियर, मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस, वो सब देखा था। फिर साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन कैसी है, साइकोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस, साइकोलॉजी एज ए सोशल साइंस कैसा है, सारा कुछ देखा था। तो आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। अब तक हमने साइकोलॉजी का इवोल्यूशन देखा है कि साइकोलॉजी कैसे इवॉल्व हुआ एज ए मॉडर्न साइंस के तौर पे, अपने आप का एक अलग फील्ड के तौर पे। बट आज के वीडियो में हम देखेंगे साइकोलॉजी का इंडिया में डेवलपमेंट कैसे हुआ, और साथ में हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का क्या क्या ब्रांचेस है वो सारा कुछ हम देखेंगे। ओके, तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो ये नोट्स होते हैं ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1, आप अगर इनका पीडीएफ अवेल करना चाहते हो तो आप नीचे हमारे व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन करो, जिसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी, जिसका कि आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, ये है आपका पहला ऑप्शन। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो आपका दूसरा ऑप्शन है कि आप एनसीईआरटी में ही मार्क कर लो, जैसे जैसे मैं पढ़ाती जा रही हूँ वैसे वैसे आप मार्क कर लो, तो बस बहुत हो गया, वही बहुत है। सो दैट्स ऑल, हम शुरू करते हैं पढ़ना। हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, तो जैसे कि हमने इवोल्यूशन में भी देखा था कि साइकोलॉजी पहले ओरिजिनेट हुआ फिलोसॉफी से, है ना। तो फिलोसॉफी से आया साइकोलॉजी, और वहाँ से फिलोसॉफी का एक पार्ट ही है जो कि आज एज अ साइकोलॉजी करके एक मॉडर्न एक अपना फील्ड है, अपना एक अलग सा एक डोमेन है। तो उसी से इंडिया में भी सेम ही हुआ, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसॉफी से ही डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी जो है वो बना। ओके, अब कैसे बना? इन 1915 इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बिगेन इन 1915 इन एट कलकत्ता यूनिवर्सिटी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसॉफी वेयर द फर्स्ट सिलेबस ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो 1915 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में सबसे पहला साइकोलॉजी का सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसके बाद वहीं पे फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश। पहला साइकोलॉजी का लेबोरेटरी भी वहीं पे एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ओके, उसके बाद 1916 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ही साइकोलॉजी का अपना खुद का डिपार्टमेंट शुरू हुआ, और उसके बाद 1938 में अप्लाइड साइकोलॉजी का अपना डिपार्टमेंट वहाँ पे शुरू हुआ। So Calcutta University started the first department of psychology in the year 1916 and another department of applied psychology in 1938. Okay, क्या तक क्लियर है? फिर हमारे दो इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे जो कि यूएसए बेस्ड जो साइकोलॉजिस्ट है उनके अंडर ट्रेन थे। उनमें से सबसे पहले है डॉक्टर एन सेनगुप्ता जो कि ओन्ड के अंडर ट्रेन थे, और दूसरे थे जी बोस जिनका ट्रेनिंग हुआ था सिगमंड फ्रूड के अंडर, और उनका जो टॉपिक था वो है साइको एनालिसिस, फ्रूडियन साइको एनालिसिस। तो उनका जो जिनके अंडर उनका ट्रेनिंग था उनका नाम था सिगमंड फ्रूड। ओके, तो सिगमंड फ्रूड का जो साइको एनालिसिस है साइकोलॉजी का एक बहुत ही प्रोमिनेंट सिलेबस है, वो आप आगे आगे पढ़ोगे। उसके बाद है कि दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है साइकोलॉजी का जो कि यूजीसी के द्वारा सपोर्टेड है। वो पहला है उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर और दूसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो कहाँ कहाँ है? एक है भुवनेश्वर और दूसरा है इलाहाबाद। यूनिवर्सिटी उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ भुवनेश्वर एंड देन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद किसके द्वारा सपोर्टेड है? यूजीसी के द्वारा। यूजीसी का क्या मतलब है? यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। फिर है एक बुक था, मतलब एक है हमारे और एक साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है दुर्गानंद सिन्हा। उन्होंने एक बुक लिखी साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस। वो इंडिया के साइकोलॉजिस्ट है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है दुर्गानंद सिन्हा। इनकी जो वर्क है वो आप प्रैक्टिकल में देखोगे, जब आप प्रैक्टिकल करोगे उसमें आएगा, आपके 11th 12th दोनों का प्रैक्टिकल में इनका हाथ है, मतलब प्रैक्टिकल के सिलेबस में इनके कुछ कुछ पार्ट्स आते हैं। तो उनकी एक बुक थी जिसका नाम था साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस, जिसको कि उन्होंने पब्लिश करा था 1986 में, जहाँ पे उन्होंने
मॉडर्न साइकोलॉजी की थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में बताया था, और तब वो साइकोलॉजी को एज ए सोशल साइंस के तौर पे उन्होंने देखा, और इंडिया की इस जो साइकोलॉजी की हिस्ट्री है इसको इन्होंने 4 फेजेस में बांटा था। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या सीखा हमने कि दुर्गानंद सिन्हा जी की जो बुक है साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस, वो पब्लिश हुआ था 1986 में, जहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी वहाँ पे ट्रेस हुआ था, उन्होंने उसके बारे में बताया था, और उन्होंने साइकोलॉजी को एज ए सोशल साइंस के पर्सपेक्टिव से देखा, और इस हिस्ट्री को उन्होंने टोटल 4 फेजेस में डिवाइड करा। ओके, अब साइकोलॉजी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल अलग अलग पार्ट में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि सबसे पहला है चिल्ड्रन को अगर स्पेशल प्रॉब्लम्स है, स्पेशल नीड्स हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है। फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में। फिर HRD में यूज़ किया जाता है, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट यानी सोशल मीडिया पे इसका यूज़ किया जाता है। स्पोर्ट्स में यूज़ किया जाता है, डेवलपमेंटल सेक्टर, IT इंडस्ट्री वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम साइकोलॉजी में क्या क्या ब्रांचेस है उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो साइकोलॉजी का ब्रांच है वो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल प्रोसेस, मेंटली जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व है उनको हम कॉग्निटिव में पढ़ते हैं। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन्वेस्टिगेट्स मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन एक्विजिशन, स्टोरेज, मैनिपुलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट अलॉन्ग विद इट्स यूज एंड कम्युनिकेशन। तो मेंटल प्रोसेस में क्या क्या आता है? सबसे पहला एक्विजिशन, किसी चीज़ को एक्वायर करना, नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करना, स्टोर करना, फिर उसका यूज़ करके उसको अपने दिमाग में उसका यूज़ करके उससे किसी चीज़ को मैनिपुलेट करना, या फिर अपने ही दिमाग में उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके मैनिपुलेट करना, देन उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना जो कि आपको इन्वायरमेंट से रिसीव हुआ है, और साथ में उसको यूज़ करके आप जब कम्युनिकेट करते हो, वो सारा प्रोसेस हमारे कॉग्निटिव साइकोलॉजी में देखा जाता है। ओके, तो द मेजर कॉग्निटिव प्रोसेसेस क्या है? अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड लैंग्वेज का जो आपका स्किल है, लैंग्वेज का जो नॉलेज है, वो भी आपका कॉग्निशन में ही आता है। फिर है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, नाम से ही पता लग रहा है देखो कि रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड फिजिकल सिस्टम। अब बायोलॉजी में हम सारा फिजिकल जो हमारे बॉडी में जो सिस्टम है उसके बारे में देखते हैं, जिसमें कि ब्रेन आता है, फिर हमारे रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम और जेनेटिक्स, ये सब कुछ आ जाता है। एक और है न्यूरो साइकोलॉजी। तो न्यूरो साइकोलॉजी में जो साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट है वर्किंग टुगेदर, मिलके काम करते हैं। और न्यूरो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो रिसर्च करते हैं पीपल विथ नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग, नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग अगर जिनका हो रहा है उनके ऊपर भी ये लोग रिसर्च करते हैं। और साथ में डैमेज्ड ब्रेन, अगर किसी का ब्रेन डैमेज हो जाता है, किससे, जैसे कि मतलब ब्रेन अगर किसी का डैमेज हो जाता है तो उस पर भी स्टडी करते हैं। और ये लोग जो टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं वो है EEG, PET, fMRI एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या स्टडी करता है? फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस दैट ऑकर एट डिफरेंट एजेस एंड स्टेजेस ओवर अ लाइफ स्पैन फ्रॉम कंसेप्शन टू ओल्ड एज। तो नाम से पता लग रहा है डेवलपमेंटल, मतलब आपका जो कंसेप्शन से, मतलब कंसेप्ट करना, कंसीव करना, जब बच्चा पेट में कंसीव होता है, जब वो फीटस के तौर पे होता है, तो फीटस से आपका पूरा डेवलपमेंट होके आप जब अपने ओल्ड एज में आ जाते हो, तब तक का आपका पूरा जो डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है उसको स्टडी करता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। वो हो सकता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, या फिर साइकोलॉजिकल चेंजेस जो भी आता है उन सबको देखा जाता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। नाम से आप पता करो बस, दैट्स इट। फिर है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी एक्सप्लोर हाउ पीपल आर अफेक्टेड बाय देयर सोशल एनवायरनमेंट, हाउ पीपल थिंक अबाउट एंड इन्फ्लुएंस अदर्स। तो लोगों का जो सोशल एनवायरनमेंट है, आपस का जो एनवायरनमेंट है, उसको स्टडी करते हैं, और वहाँ में देखते हैं मेजरली कि लोग सोचते कैसे हैं दूसरे के बारे में, और दूसरों से इन्फ्लुएंस कैसे होते हैं, या फिर दूसरों को इन्फ्लुएंस कैसे करते भी हैं। ओके, तो सोशल साइकोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन सच टॉपिक्स as attitudes, conformity, obedience to authority, interpersonal attraction, helpful behavior, prejudice, aggression, social motivation, intergroup relation and so on and so on। तो ये सारी चीज़ें हैं सोसाइटी में
कि हम कैसे अथॉरिटी को ओबे करते हैं। फिर हमारे इंटरपर्सनल जो अट्रैक्शन होता है, मतलब एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन होता है। फिर लोगों का जो हेल्पफुल नेचर होता है। फिर सोशली मोटिवेट लोग कैसे हो जाते हैं कि कुछ अच्छा करना है, या फिर कुछ लोग मोटिवेट होते हैं नेगेटिवली भी, इसका पूरा उखाड़ देंगे, इसको पूरा ख़त्म कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें। फिर है क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी। तो क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी एग्जामिन्स द रोल ऑफ कल्चर इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, थॉट एंड इमोशन। तो कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस रहता है हमारी बिहेवियर, थॉट और इमोशन के बेसिस पर, इमोशन के ऊपर, उसको हम कहेंगे कि क्रॉस मतलब कल्चरल साइकोलॉजी में वो आएगा। तो इट एज्यूम्स दैट ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बायोलॉजिकल पोटेंशियल बट ऑल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ कल्चर। यानी इंसान का जो बिहेवियर है वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल पोटेंशियल पे नहीं आता है, मतलब वो सिर्फ जेनेटिकली नहीं होता है, मतलब वो सिर्फ जेनेटिक्स ही नहीं है, उसके ऊपर कल्चर का भी बहुत हद तक इन्फ्लुएंस होता है। वो हम देखते हैं कल्चरल साइकोलॉजी में। और वहीं से साइकोलॉजी में एक बहुत ही बड़ा डिबेट है नेचर वर्सेस नर्चर करके, जो कि आप पढ़ोगे थोड़े ही टाइम में। ओके। फिर है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। अब नाम से पता लग रहा है कि स्टडीज इंटरेक्शन ऑफ फिजिकल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पॉल्यूशन एंड नेचुरल डिजास्टर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ऑन ह्यूमन बिहेवियर। तो इन सब का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इन्फ्लुएंस होता है ह्यूमन बिहेवियर पे, वो हम देखते हैं एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में। फिर आता है आपका हेल्थ साइकोलॉजी। तो हेल्थ साइकोलॉजी में हम क्या देखते हैं, इट फोकसेस ऑन द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल स्ट्रेस, एंजाइटी इन द डेवलपमेंट, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस। तो जो इलनेस होती है, जो बीमारी है, उस बीमारी के ऊपर साइकोलॉजिकल जो भी फैक्टर है, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, इन सब का क्या इफेक्ट रहता है, वो हम देखते हैं हेल्थ साइकोलॉजी में। फिर हमारा आता है क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी। सो क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी डील विथ कॉजेज, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो बहुत ही तरीके के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके क्या कारण है, क्या कॉजेस है, या फिर उनका ट्रीटमेंट क्या है, या फिर उनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, वो स्टडी करता है हमारा क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी। और डिसऑर्डर्स में क्या क्या है, जैसे कि एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, क्रोनिक सब्सटेंस एब्यूज यानी जो एडिक्शन होता है वो हो गया। तो ये सारा चीज़ कौन देखता है, हमारा क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी। उसमें भी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो है वो डील विथ पीपल हु हैव लेस सीरियस प्रॉब्लम्स, मतलब जिनको बहुत ही ज़्यादा क्लिनिकली या सीरियस इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो काउंसलिंग देखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स के साथ काम करना, लोगों को अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स के रिलेटेड एडवाइस करना और करियर प्लान करना, करियर काउंसलिंग वगैरह, रिलेशनशिप नॉर्मल काउंसलिंग वगैरह, वो सारा देखते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ट्रीटिंग पीपल विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मतलब जो बहुत ही ज़्यादा मेंटली इल होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स जिनको हो जाता है, मतलब पूरा बीमारी हो जाता है, उनको देखते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो कि इंटेंसिव ट्रेनिंग होता है उनका। और ये लोग मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, हॉस्पिटल्स में पाए जाते हैं। ओके, तो बहुत हद तक क्लियर है काउंसलिंग और क्लिनिकल क्या है। तो काउंसलिंग होते हैं जो आप देखोगे ये HRD में आ जाता है, मतलब कॉर्पोरेट में भी आ जाते हैं, स्कूल में भी काउंसलर्स होते हैं। फिर काउंसलिंग का, थेरेपी का अपना अपना वो भी रहता है, अपना खुद का प्राइवेट प्रैक्टिस वगैरह भी रहता है। लेकिन क्लिनिकल वाले जो है वो हॉस्पिटल में पाए जाते हैं। और हाँ, इनका भी अपना खुद का क्लिनिक रहता है, बट मोस्टली ये लोग हॉस्पिटल में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल, और या फिर आप उसको ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी कह सकते हो। इसको हम OB साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। सो डील्स विथ वर्क प्लेस बिहेवियर, जैसे कि इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन के नाम से पता लग रहा है कि काम की जगह है, तो वर्क प्लेस में बिहेवियर कैसा रहता है वो उसके स्टडी करता है, फोकसिंग ऑन बोथ द वर्कर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉय देम। तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या बिहेवियर रहता है, वर्कर्स का क्या बिहेवियर रहता है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप ऑथोरिटी समझ लो, जो अथॉरिटी में है उनका क्या बिहेवियर रहता है, उसको स्टडी करते हैं। ओके, तो इंडस्ट्रियल या फिर ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट आर कंसर्न विद ट्रेनिंग एम्प्लॉइज
इम्प्रूविंग वर्क कंडीशन एंड डेवलपिंग क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज़। तो वर्क कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए ये लोग काम करते हैं, या फिर इस साइकोलॉजी में जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इसलिए काम करते हैं, या फिर वो लोग इंटरव्यू प्रोसेस में वगैरह में भी हेल्प करते हैं कि लोगों को सिलेक्ट कैसे करना है, उसकी क्राइटेरिया डेवलप करते हैं। फिर हमारा आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी में स्टडीज़ हाउ पीपल ऑफ ऑल एजेस लर्न। तो एजुकेशन में पता, सिंपल नाम से पता लग रहा है एजुकेशन से रिलेटेड है, लर्निंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम सीखते हैं कि लोग सीखते कैसे हैं। ओके, चाहे वो किसी भी एज के हो, हम वही देखते हैं कि लोगों का लर्निंग प्रोसेस कैसे होता है। सो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट प्राइमरीली हेल्प डेवलप इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड materials used to train people in both educational and work settings। तो एजुकेशनल सेटिंग में या फिर वर्क सेटिंग में लोगों का जो सीखने का प्लान होता है, मतलब सीखने का तरीका है, या फिर उनको सिखाने के लिए जो मेथड चाहिए होता है, जो प्लानिंग होती है, वो करते हैं हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। दे आर ऑल्सो कंसर्न विद रिसर्च ऑन इश्यूज रेलिवेंस फॉर एजुकेशन, काउंसिलिंग एंड लर्निंग प्रॉब्लम्स। और इस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी में जो भी इशू जो कि स्टडी किया जाता है वो है रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का क्या रिलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, और काउंसिलिंग प्रोसेस कैसे होना होता है, लर्निंग सिस्टम कैसे, लर्निंग प्रॉब्लम्स क्या क्या है, लोग को सीखने में क्या क्या दिक्कतें आ रही है, ये सारा चीज़ इधर देखते हैं। फिर एक और आता है स्कूल साइकोलॉजी। अच्छा, दो ही है बाकी। स्कूल साइकोलॉजी नाम से पता लग रहा है दैट प्रमोट इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इंक्लूड दोज विद स्पेशल नीड्स। तो चिल्ड्रन के बारे में स्कूल में बच्चों का सोशल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है, वही आता है स्कूल साइकोलॉजी। और साथ में जो बच्चों की स्पेशल नीड्स होती हैं उनमें भी ये स्कूल साइकोलॉजी ही काम करता है। सो दे ट्राई टू अप्लाई नॉलेज साइकोलॉजी इन स्कूल सेटिंग। तो स्कूल सेटिंग में जो साइकोलॉजी का नॉलेज है वो जिस फील्ड से आता है वो है स्कूल साइकोलॉजी, सिंपल सी बात है। फिर आता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, अप्लाई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बाय एनहांसिंग देयर मोटिवेशन। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनकी मोटिवेशन को एनहांस करके उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करना, इम्प्रूव करना ही स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आता है, या फिर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का काम है। सो दैट इज़ इट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन, और साथ में साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, वो हम देखेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको PDF अवेल करना है तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। और अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो, सो दिस इज़ माय इंस्टा ID प्रेशी सूत्रधार। आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो इंस्टा ID के थ्रू। सो दैट इज़ इट। आप कमेंट करो अगर आपको कुछ चाहिए तो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ मुझे भी, और आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ो। मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग स्क्रैच से बहुत अच्छे से पढ़ो, इसलिए मैं मतलब बहुत ही एक्सप्लेन कर के बहुत ही आराम से चल रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप लोग अच्छा करो लाइफ में। स्क्रैच से बहुत ही ज़्यादा नॉलेज लेके अगर आप जाओगे तो आपको बाद में जाकर कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, पढ़ने के लिए या फिर पढ़ाने के लिए मैं अगर चाहती हूँ तो मैं आराम से कर ही सकती हूँ कि एक शॉर्ट नोट में मैं कंप्लीट करवा दूँ, आराम से हो जाएगा। बट आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलेगा, और मैं चाहती हूँ कि शुरुआत से अगर आप प्रॉपर नॉलेज लेके जाओ ना, तो आगे जब जाओगे इस फील्ड में, आप हाई स्टडीज़ करोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। अच्छे से रहो, पढ़ाई करो और कमेंट करो कुछ और अगर चाहिए तो। दैट्स ऑल।